तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल A4 अर्जुन क्लासेस में। तो उत्तराखंड का इतिहास वाली सीरीज़ हमारी चल रही थी और उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज़ में हमने रुद्रचंद तक कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट कुमाऊँ का जो इतिहास है, हमारा चंद्रवंश का जो इतिहास है, वो आपका 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। आज हम रुद्रचंद से आगे की क्लासेस देखते हैं, रुद्रचंद से आगे के राजा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन राजा बनते हैं और इनमें क्या क्या फैक्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिन भी बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, प्लीज़ देख लीजिएगा। चंद्रवंश के या हिस्ट्री के प्रॉपरली नोट्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उन्हें बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर आपने पहले की भी तैयारी करी है तो आप एक बार देख लीजिएगा नोट्स का लेवल क्या है, कैसे आपको समझाई जा रही चीज़ है, कैसे आपको बताई जा रही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था लास्ट राजा, हमारा जो पढ़ा था, हमने लास्ट राजा पढ़ा होगा रुद्रचंद। रुद्रचंद तक हमने कंप्लीट कर लिया था। रुद्रचंद को आगे पढ़े हम, तो रुद्रचंद के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था शक्ति गुसाई। रुद्रचंद के एक पुत्र का नाम था शक्ति गुसाई और रुद्रचंद के एक पुत्र का नाम था लक्ष्मीचंद। ये रुद्रचंद के दो पुत्र हैं। शक्ति गुसाई के लिए ये बोला जाता है, शक्ति गुसाई को बोलते हैं कुमाऊं का धृष्टराज, क्योंकि धृष्टराज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि धृष्टराज अंधे थे, तो ये भी जन्म से अंधा था। इसके लिए एक और नाम आता है कुमाऊं का टोडरमल। अब मुद्दा ये है, टोडरमल क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। कुमाऊं का टोडरमल किसे कहते हैं, तो कुमाऊं का टोडरमल कहते हैं शक्ति गुसाई को। इसके बाद है लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद का भी एक निक नेम है और इसको बोलते हैं लखुली बिराली। लखुली बिराली, ये निक नेम इसका देखने के लिए मिलता है। अभी हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम उसके निक नेमों के बारे में बोल रहे हैं कि इसके लिए क्या कहा जाता है और क्या नहीं कहा जाता है। और लक्ष्मीचंद के लिए एक और पॉइंट आता है, वो आता है धनी राजा। अभी मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, बट हमने रुद्रचंद के बाद देखा कि रुद्रचंद के बाद उसका दो लड़के होते, एक होता लक्ष्मीचंद और एक होता है शक्ति गुसाई। शक्ति गुसाई को दो नाम देखने के लिए मिले, धृष्टराज और टोडरमल। धृष्टराज क्यों बोलते हैं इसे, धृष्टराज इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये जन्म से अंधे थे, इसलिए धृष्टराज कहा जाता है। टोडरमल क्यों कहते हैं, अगर आपने मुगल वंश पढ़ा है तो मुगल वंश में अकबर के शासनकाल में टोडर ने भूमि व्यवस्था को देखा था, उन्होंने भूमि व्यवस्था पे काम किया था। तो ऐसी कुमाऊं में भूमि व्यवस्था या भूमि बंदोबस्त कार्यालय बनवाए जाते हैं। अगर आगे पढ़ेंगे हम तो भूमि से संबंधित काम, नियम कानून कौन कर रहा है, शक्ति गुसाई। ये भले जन्म से अंधे थे, तो कहा जाता है शक्ति गुसाई मानते थे कि मैं शक्ति से कमजोर हूँ, शरीर से कमजोर हूँ, मतलब क्योंकि आंखें नहीं है तो शरीर से कमजोर हूँ, तो इसलिए मैं बुद्धि से स्ट्रांग बनूंगा। तो उन्होंने अपने बुद्धि का विकास किया। तो अभी ये कहते हैं राजा तो नहीं बनते, मगर राजा को सारे आइडियाज़, राजा को सारे विचार, राजा को सारे सजेशन कौन देता है, शक्ति गुसाई देते हैं। इसीलिए से कुमाऊं का टोडरमल भी कहते हैं। तो कुमाऊं का धृष्टराज, कुमाऊं का टोडरमल, शक्ति गुसाई। और शक्ति गुसाई किसका पुत्र है, रुद्रचंद का पुत्र है। उसके बाद वो अंधा होता है तो राजा नहीं बनता। तो रुद्रचंद के बाद अब हमारे पास जो नया राजा बनता है वो बनता है लक्ष्मीचंद। और लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली कहा जाता है क्योंकि लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार अनसक्सेसफुल आक्रमण किए थे। 8वें आक्रमण में वो लगभग कुछ हद तक जीते थे। तो जब ये गढ़वाल पे आक्रमण करते समय युद्धों में हार जाते थे, तो इसीलिए एक बार ये भी बोला गया था कि ये बांस की टोकरियों में छुपकर आते थे। और जब ये बांस की टोकरियों में छुपकर आते थे तो इसीलिए इनको लखुली बिराली भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार ऐसे भी बोल देते हैं कि ये गढ़वाल के राजा के साथ तो लड़ाई कर रहे थे और मुगलों के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहते थे, तो इसलिए भी इनको लखुली बिराली कहते हैं। हाँ, एक पॉइंट लिखा है मैंने, धनी राजा। तो इसको धनी राजा किसने बोला है, तो ये बोला एक बुक में, अब वो है तुजुक ए जहांगीरी। तो क्वेश्चन आएगा, तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीरनामा में किस चंद्रवंशीय राजा को धनी राजा कह के संबोधित किया गया है, तो वो है लक्ष्मीचंद। तो आज की क्लास में हमने पहले दोनों भाइयों के निकनेम देख लिए और दोनों भाइयों के दो दो निकनेम्स जानते हैं, और दोनों भाइयों को दो दो निकनेम क्यों है, क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो आप कहानी सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब बनते हैं आगे, और अब हमारे बाद एक नया राजा बनेगा, उसका नाम है लक्ष्मीचंद।
शक्ति गोसाई तो राजा बन नहीं सकता था क्योंकि वह जन्मांध था, इसलिए राजा कौन बन गया? लक्ष्मी चंद। मैं अभी भी कह रहा हूँ राजा भले लक्ष्मी चंद है, मगर आइडिया, दिमाग, व्यवसाय जो भी काम करने का होता है, काम धाम होता था, वो सारा का सारा अभी भी कौन करता था? ये क्या नाम है इसका? शक्ति गोसाई। शक्ति गोसाई बड़ा स्ट्रॉन्ग था। ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्या है क्या नहीं है। अब लक्ष्मी चंद का पहला पॉइंट, गढ़वाल पर इसने, गढ़वाल पर किसने? लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया। 7 बार इसने गढ़वाल पर असफल आक्रमण किया। जीतता नहीं था, पर बार बार आक्रमण करता रहता था। इसके बाद एक डेट आती है 1605 ईस्वी में, इसने कुछ हद तक सक्सेसफुल आक्रमण गढ़वाल पर किया था, और गढ़वाल पर इसने आक्रमण किया लक्ष्मी चंद ने, और गढ़वाल पर आक्रमण किया तो किसके खिलाफ किया? गढ़वाल का राजा तो कोई ना कोई होगा, तो दैट टाइम गढ़वाल में राजा कौन है? मानसा। अगर क्वेश्चन आएगा गढ़वाल पे आक्रमण कौन कर रहा है, कुमाऊं का राजा इतनी बार, तो लक्ष्मी चंद। अगर गढ़वाल पे आक्रमण किया तो गढ़वाल में भी तो कोई ना कोई राजा होगा, तो मानसा। और हमेशा क्लास शुरू होने से पहले समझाते हुए आ रहा हूँ, आपको एक पॉइंट याद करना है। अब वो क्या पॉइंट है? सेनापति वाला। तो लक्ष्मी चंद के सेनापति का नाम था गेंडा सिंह। तो अगर क्वेश्चन आएगा गेंडा सिंह किस चंद्रवंशीय राजा का सेनापति था, तो गेंडा सिंह था आपका लक्ष्मी चंद का सेनापति। लास्ट क्लास में भी एक सेनापति आया था पुरुषपंत, जो कि रुद्रचंद के सेनापति थे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। इसके बाद है मानसा। तो मानसा किसका मानसा का सेनापति का नाम क्या था? मानसा का सेनापति का नाम था खतड़ सिंह। मानसा का सेनापति का नाम था खतड़ सिंह, और ये उनका होता है 8वां आक्रमण। चंद्रवंश की तरफ से 7 बार तो आक्रमण हुए हैं, और 7 आक्रमण कैसे हुए हैं? 7 आक्रमण इसके कैसे हुए हैं? अनसक्सेसफुल हुए। 7 आक्रमण तो क्या हुए हैं? अनसक्सेसफुल हुए। 8वें आक्रमण में कुछ हद तक जीत गया था, और जीता कैसे है? क्योंकि इसी आक्रमण में खतड़ सिंह क्या हुआ था? मारा गया था। चंद्रवंश के लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया, 7 बार हारा, बट 8वें आक्रमण में गढ़वाल के राजा का सेनापति खतड़ सिंह मारा गया। तो लक्ष्मी चंद ने बहुत धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया कि मैं जीत गया। यार जो बंदे 7 एग्जाम दिए और 7 बार फेल हो गया, 8वें एग्जाम में उसने 8वां एग्जाम क्रैक कर दिया, तो खुशी तो होगी यार। तो इस खुशी में अभी भी वर्तमान में भी, इसीलिए अभी तक वर्तमान तक उस समय से कुमाऊं में एक त्योहार मनाया जाता है। कुमाऊं में त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार का नाम है खतड़ुआ त्योहार। उस त्योहार का नाम है खतड़ुआ त्योहार। त्योहार शुद्ध वर्तनी में भी लिखने के लिए आता है, त्योहार शुद्ध वर्तनी में ऐसे लिखते हैं खतड़ुआ त्योहार। तो क्वेश्चन आएगा कि खतड़ुआ त्योहार मनाना किसके शासनकाल में किया था? लक्ष्मी चंद के शासनकाल में। और खतड़ुआ त्योहार मनाना शुरू किया क्यों? क्योंकि उन्होंने खतड़ सिंह को मार दिया था आपने 8वें आक्रमण में। और क्वेश्चन आएगा खतड़ुआ त्योहार जो मनाया जाता है ना दोस्तों, तो खतड़ुआ त्योहार कब मनाया जाता है? तो खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को। आज जो वीडियो में बना रहा हूँ, आज हो रही 9 सितंबर, तो 17 सितंबर आने वाला है, तो कुमाऊं में आपको खतड़ुआ त्योहार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नया राजा बनता है लक्ष्मी चंद, गढ़वाल पे 7 बार आक्रमण करता, अनसक्सेसफुल। 8वां आक्रमण करता, कुछ हद तक सक्सेसफुल, और मानसा के सेनापति खतड़ सिंह को मार देता है। इसी की खुशी में वहाँ पे त्योहार भी मनाया जाता है, जिस त्योहार का नाम है खतड़ुआ त्योहार। ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं। इसके अलावा काम धाम तो कौन करता था? शक्ति गोसाई। तो शक्ति गोसाई के कहने पे इसने कुछ पद बनाए थे, कुछ पोस्ट बनाए थे। पहला पॉइंट तो यही है कि बंदोबस्त कार्यालय किसने खोले थे? भूमि बंदोबस्त होते थे। चंद्रवंश का पहला राजा जिसने भूमि बंदोबस्त किया था रतन चंद, वो आपको पढ़ा चुका हूं मैं। तो बंदोबस्त कार्यालय किसने खोले? तो बंदोबस्त कार्यालय ओपन किए थे किसने? लक्ष्मी चंद ने। किसके कहने पे? शक्ति गोसाई के कहने पे। शक्ति गोसाई के कहने पे ये पॉइंट एग्जाम में आ चुका है। अगला वाला पॉइंट, इसने कचहरियाँ बनाई जिनका नाम था न्योवाली विस्टाली।
ये क्वेश्चन ऐसा आ रखा है कि न्योवाली और बिस्टाली क्या था। तो न्योवाली और बिस्टाली क्या था? तो न्योवाली और बिस्टाली क्या था? कचहरियाँ थी। कचहरियाँ बोले तो कोर्ट। लोगों की लड़ाई झगड़ा होता था तो किसके पास जाते थे? राजा के पास जाते थे। तो राजा के पास इतना टाइम नहीं कि लोगों का लड़ाई झगड़ा सुलझाते रहो, इसलिए उन्होंने कोर्ट बना दिए, जज बना दिए, जैसे आजकल होते हैं। अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनके पास जाओ। और इस न्योवाली में भी आप ध्यान रखना, ये था दीवानी कोर्ट। ये कौन से मामले सुनता था? दीवानी मामले सुनता था। और बिस्टाली थोड़ा डीप करके पूछ लिया जाएगा तो ये था फौजदारी। ये कैसे मामले सुनता था? ये मामले सुनता था फौजदारी मामले। ये सुनता था आपका फौजदारी मामले। तो इसको फौजदारी थोड़ा लिख देते हैं। क्यों नहीं लिख रहा है फौजदारी भाई, क्यों नहीं लिख रहा है? लीजिए, ठीक है। फौजदारी मामले उन मामलों को बोला जाता है जो सेना से संबंधित, लड़ाई झगड़े सेना से संबंधित या सैनिकों से संबंधित मुकदमे होते हैं। और दीवानी मामले उनको बोला जाता है जो सामान्य जनता से संबंधित मामले होते हैं। और क्या बनाए इन्होंने, और भी देखते हैं। और इन्होंने कुछ पद बनाए, उन पदों को देखते हैं। तो उन पदों के नाम है सरदार। सरदार क्या होता था? परगना का शासक होता था या परगना का मुखिया होता था, मेन लीडर होता था। इसके अलावा उन्होंने बनाए थे, एक और पद बनाया था, उस पद का नाम है फौजदार। कोई बोलेगा सर फौजदार क्या था? तो ये सैनिकों के प्रमुख थे, सैनिकों के मुखिया थे। और इसके अलावा एक और पद बनाया था जिसका नाम था नेगी। तो नेगी क्या होता था? तो नेगी होता था इनके शासनकाल में छोटे सैनिक। तो नेगी किसे कहा जाता था? छोटे सैनिकों को नेगी कहा जाता था। ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, छोटे सैनिकों को नेगी कहा जाता है। नेगी अभी आगे भी आएगा, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा फैक्ट बताता रहता हूँ। और नेगी गरखे के मुखिया को भी नेगी कहा जाता था, गरखे के मुखिया को। मगर मैं जब तुम्हें चंद्रवंश खत्म होने के बाद ना उनका प्रशासन पढ़ाऊँगा तो चंद्रवंश के खत्म होने के प्रशासन में हम देखेंगे नेगी का मीनिंग एक और निकल के आता है, गरखे का मुखिया। बट फिलहाल हमने ये देखा कि लक्ष्मीचंद के शासनकाल में ये बातें हुई थी। लक्ष्मीचंद की एक स्लाइड ये थी, होपफुली ये समझ में आई होगी उसके लड़ाई वाले काम। उसके बाद दूसरे काम ये जो उसका भाई बताता था शक्ति गोसाई, ये काम। हाँ, एक लास्ट पॉइंट लक्ष्मीचंद का आप लिख सकते हो, परीक्षा वाणी में भी आपको मिल जाएगा। 1602 में इन्होंने बागनाथ मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन किया था, बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कौन कराता है? तो बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद करवाता है। और बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद कब कराता है? आपके सामने लिखा है 1602 में करवाता है बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी, क्या चीज़ें हो रही है जीवन में, क्या चीज़ें नहीं हो रही है, ये भी आप समझ पा रहे होंगे कैसा है कैसा नहीं है। इसके अलावा इसने एक और पद बनाया था और उस पद का नाम था कोटपाल। तो कोटपाल क्या काम करता था? कोटपाल काम करता था राजा का उपहार रखने वाला, राजा के उपहार रखने वाले, उपहार रखने वाले, राजा के उपहार रखने वाले। मतलब क्या है? जैसे होता है ना हमारे यहाँ राजनेता आते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह, उनको हम बुके वगैरह देते हैं, गुलदस्ते वगैरह, फूल वगैरह देते हैं, माला वगैरह, शॉल वगैरह कुछ भी देते हैं, वो टांगते हैं और फिर निकाल के दे देते हैं, किसी को पकड़ते हैं किसी को दे देते हैं। साइड में उनके घूमते रहते ना चमचे चेले चपाटे जो पकड़ने वाले होते हैं। तो ऐसी उस ज़माने में अगर कोई जनता राजा को गिफ्ट दे रही है तो राजा कहाँ घूमता रहेगा अपने गिफ्टों को लेके। तो राजा किसको पकड़ा देता था? इसको पकड़ा देता था। इसका नाम क्या है? कोटपाल। कोटपाल कौन होता था? राजा का उपहार रखने वाला। ठीक है जी। इसके अलावा लक्ष्मीचंद के शासनकाल में हम क्या पढ़ सकते हैं? लक्ष्मीचंद के शासनकाल में टैक्स व्यवस्था बड़े लेवल पे चली थी, कर बहुत ज़्यादा लगाते थे। ठीक है, इसके करों के लिए मैं अलग ही लिखा देता हूँ। लक्ष्मीचंद का एक ताम्रपत्र मिला था जिस ताम्रपत्र का नाम है मूनाकोट का ताम्रपत्र, जिस ताम्रपत्र का नाम है मूनाकोट का
ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र का नाम है मूनाकोट का ताम्रपत्र। तो मूनाकोट के ताम्रपत्र का संबंध लक्ष्मीचंद से है। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है चंद वंश के कर। इसमें क्या लिखा है दोस्तों? चंद वंश के करों की जानकारी। चंद वंश के करों की जानकारी। वो लोग कौन कौन से टैक्स लेते हैं जनता से, वो सब मूनाकोट के ताम्रपत्र में लिखा है। और जो पुराने बच्चे उनको तो पता है, पर नए बच्चों को बता दूं, जहाँ जहाँ पर दोस्तों, जहाँ जहाँ पर भाइयों आपको टैक्स सिस्टम दिखेगा ना कि कौन सा कर किस पे लगता है, कौन सा कर किस पे लगता है, वो क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में अभी रखा था 36 रकम 32 कलम, ठीक है। तो इसी के शासनकाल में यहीं पे लिख लो, लक्ष्मीचंद के शासनकाल में 36 रकम 32 कलम की प्रथा चली थी। और 36 रकम 32 कलम क्या है? इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है करों से। ये 36 प्रकार के कर होते थे, टैक्स। बाद में इनको गोरखाओं ने चेंज किया था, क्योंकि चंदों को मार के गोरखाओं का राज होता है, तो गोरखा अपने नए टैक्स लगाते हैं। बाकी जब हम स्पेशल टैक्स पढ़ेंगे तो जरूर इनके बारे में पढ़ेंगे, पर फिलहाल चंद वंश के टैक्सों की बात जानकारी कौन देता है? मूनाकोट का ताम्रपत्र। इसके शासनकाल में टैक्स लगाना, एक एक से चीज़ों पे टैक्स लगा था। कौन था दिमागदार? शक्ति गोसाई। पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जनता पे टैक्स लगा दिया। यहाँ पे एक वन लाइनर क्वेश्चन अगर आपको लिखना है, जनता करों से बचने हेतु, करों से बचने, जनता करों से बचने के लिए, जनता करों से बचने, क्या हो रहा है आज, जनता करों से बचने हेतु साग सब्जी छतों पर उगाती थी। छतों पर उगाती थी। द वेरी इंपॉर्टेंट, आप खुद ही सोच सकते हो यार, लोग खेतों में खेतीबाड़ी करना बंद कर दिया था, क्योंकि सब जगह तो टैक्स था। इतने टैक्स लगा दिए, जनता परेशान हो गई। जनता ने अपने छतों पे खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया। ये आप ध्यान रखिएगा। अभी करंट अफेयर में भी है, उत्तराखंड का पहला जिला देहरादून है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, इस टॉपिक से तो कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने कहा है ना, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता रहता हूँ। करंट में है उत्तराखंड का पहला जिला, उत्तराखंड का पहला जिला जो रूफ गार्डनिंग शुरू कर रहा है। रूफ मतलब छत, रूफ गार्डनिंग शुरू कर रहा है। तो रूफ गार्डनिंग शुरू करने में पहला जिला है देहरादून। ये एग्जाम में आएगा। छतों में ही गार्डनिंग हो रही है। अरे जमीन नहीं है यार शहरों में लोगों के पास, जैसे गांव में तो जमीन ज़्यादा है, करने वाला कोई नहीं है। और शहरों में लोग अपने कद्दू, ककड़ी, छोटे छोटे फल, इतने इतने अमरूद के पौधे आते, गमलों में लगाए जाते हैं। गमले में इतना पेड़ होता अमरूद का, वो बहुत सारे अमरूद दे देता, 2-3-4 किलो। तो रूफ गार्डनिंग, छतों पे गार्डनिंग करना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रवंश का कौन सा ऐसा राजा है जिसके शासनकाल में जनता रूफ गार्डनिंग कर रही थी? तो रूफ गार्डनिंग जनता जानबूझ के नहीं कर रही थी, रूफ गार्डनिंग जनता मजबूरी में कर रही थी, टैक्स लग रहे थे। और अभी तो जानबूझ के कर रहे हैं कि खेती बाड़ी है ही नहीं हमारे पास, छत में उगा देंगे। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने इसके साथ जोड़ दिया। तो लक्ष्मीचंद का ये पॉइंट चल रहे हैं आपके पास। तो लक्ष्मीचंद के बारे में हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ा था लक्ष्मीचंद के बारे में? कौन लक्ष्मीचंद है, क्या नाम है लक्ष्मीचंद, क्या आक्रमण किए थे लक्ष्मीचंद ने। उसके बाद न्योवाली, विस्टाली, फौजदार, नेगी, कोटपाल क्या है बता दिया था। लास्ट पॉइंट था रूफ गार्डनिंग का, चंद्रवंश के टैक्सों का, लक्ष्मीचंद फिनिश। इससे ज़्यादा लक्ष्मीचंद के बारे में कुछ आएगा ही नहीं। लक्ष्मीचंद के बाद हम आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मीचंद के बाद 2 छोटे छोटे राजा होते हैं, उन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, बट इन्होंने कुछ भी खास काम किया नहीं है। लक्ष्मीचंद के बाद एक राजा बनेगा आपके पास जिसका नाम है दिलीप चंद। अब 2 छोटे छोटे राजा बनते हैं, ये कुछ भी खास काम करते हैं नहीं, तो इनको पढ़ने की कोशिश करते। दिलीप चंद भोग विलासी वाले राजा रहते हैं, जनता के हितों को और ध्यान नहीं देते हैं, जनता पे ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या काम करते हैं, इसमें क्या पॉइंट आएगा? दिलीप चंद का पहला पॉइंट तो ये है, इसकी मृत्यु क्षय रोग से हो जाती है। तो चंद वंश का वह कौन सा राजा है जिसकी मृत्यु क्षय रोग से होती है? तो क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है दिलीप चंद की। ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा क्या बोला जा सकता है? कुछ खास फैक्ट तो आएगा नहीं, मगर वन लाइनर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपको। इसके शासनकाल में ना 2 जातियों ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी। जैसे हमने चंद्रवंश की स्टार्टिंग डे में पढ़ा होगा, मेहरा और फर्तियाल 2 जाति थी सोमचंद के शासनकाल में। आगे आगे आप पढ़ोगे
तो 2 गुट आ जाते हैं, जिसको बोला जाता है गेंडा गर्दी शासन, मनिक चंद गेंडा, पूरनमल गेंडा। तो क्या होता है, जब राजा कमजोर होता है ना, भोग विलास में अपने ऐश और आराम पे राजा ध्यान देने लग जाता है और जनता को भूल जाता है। तो जो राजा के चाटुकार होते हैं ना, राजा के बगल पड़ोसी वाले जो राज दरबार में थे, वो राजा को ऐसी बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और पूरी पावर, पूरी सत्ता, पूरा पैसा अपने हाथ में ले लेते हैं। तो राजा कठपुतली बन के रह जाता है। तो ये भी कठपुतली टाइप का था। तो इसके शासनकाल में 2 जातियों ने राज किया था, या 2 जातियाँ चर्चा में आती, पंत प्लस उप्रेती। तो पंत प्लस उप्रेती जाति का षड्यंत्र किसके शासनकाल में चला था? षड्यंत्र किसके शासनकाल में चला था दोस्तों? दिलीप चंद। मतलब दिलीप चंद तो कमजोर था, भोगविलासी वाला था, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं था, अपने ऐश और आराम में लिप्त था। तो उप्रेती भी चाहते थे कि पावर हमारे हाथ में आ जाए, पंत चाहते थे कि पावर हमारे हाथ में आ जाए। तो ये लोग आपस में भिड़ते थे कि हम शक्तिशाली बनेंगे, ठीक है। मगर जो दिलीप चंद था उसने अपना सहयोग किसको दे दिया था? दिलीप चंद था तो उन्होंने अपना सहयोग किसको सौंप दिया था? मतलब एक के साइड तो जाना था, पंत के साइड चला गया। तो इसीलिए उप्रेती जातियों ने यहाँ पर एक कहावत कही थी। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है, उटपटांग से क्वेश्चन आजकल उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिना पंत चलो ना, बिना पंत चले ना। तो ऐसा किस राजा के लिए कहा गया है कि बिना पंत चले ना? या ये कथन या ये कहावत किसके शासनकाल में फेमस हुई थी? बिना पंत चले ना। तो बिना पंत चले ना कहावत फेमस हुई थी दिलीप चंद के शासनकाल। मतलब कि बिना पंत जाति के लोगों के तो चलता नहीं है। जिधर जिधर पंत जाति के लोग जाते, जिधर जिधर ये पंतों का ग्रुप जाता है, वही राजा करता है, उन्हीं का कहना मानता है, उन्हीं के पीछे राजा जाता है। तो बिना पंत चलो ना, ये कथन, ये कहावत किसके शासनकाल के? दिलीप चंद के शासनकाल के। क्यों ऐसी कहावत चर्चाओं में आई थी वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी दिलीप चंद के बारे में कुछ भी नहीं है। दिलीप चंद के बाद एक और राजा बनता है, भोग विलासी वाला राजा, जिसका नाम है विजय चंद। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और वो मैं तुम्हें क्लास के शुरू के दिन भी पढ़ा चुका हूं मेरे भाइयों, कि जहां पर पॉइंट आएगा सेनापति का, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेनापति वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। चंद वंश में भी और पंवार वंश में जब तक खत्म ना हो जाए, सेनापति जहां पे मिलेगा आप याद करिएगा। तो ये भी भोगविलासी वाला राजा था। कुछ पॉइंट नहीं है इसमें, बस एक पॉइंट याद रखना है आपको, सेनापति। तो इसके 3 सेनापति हुए थे। एक का नाम है शाक राम कार्की, एक का नाम है शाक राम कार्की, दूसरे का नाम है विनायक भट्ट, दूसरे का नाम है विनायक भट्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। तीसरे का नाम है पीरू गुसाई, ये वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों कि पीरू गुसाई किसका सेनापति था। तो पीरू गुसाई किसका सेनापति था? आपके सामने लिखा है विजय चंद का। बहुत भोगविलासी वाला राजा था, जनता पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, अपने ऐश और आराम की सोचता था, इसीलिए मारा गया था। इसने ज़्यादा राज काम नहीं किया। बस इसके 3 सेनापति पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा शाक राम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू गुसाई, ठीक है। अगर कोई पूछा जाएगा ये किसके सेनापति थे, तो आप बोल दोगे सर जी ये विजय चंद के सेना, इसका नाम विजय चंद है मगर था हरामी, काम का कुछ नहीं था, ठीक है। तो 2 छोटे छोटे राजा थे, दिलीप चंद और विजय चंद, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं पढ़ सकते। और जब ये विजय चंद भोगविलास में लिप्त रहता है ना, तो इसी के सेनापति ना इसको जहर दे के मारवा देते खाने में। और जब ये मर जाता है तो अब एक नया राजा आएगा, और वो नया राजा आएगा, उन राजाओं का नाम है आपके पास त्रिमल चंद। तिरमल चंद। तो एक नया राजा बनेगा, और वो नया राजा कौन बनेगा? तिरमल चंद बनेगा। तिरमल चंद के पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, तिरमल चंद में क्या क्या क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेगा, वो थोड़ा सोचते हैं कि क्या है क्या है। तिरमल चंद में भी कुछ खास पॉइंट नहीं है। तिरमल चंद को हम पामार वंश से रिलेट करके भी पढ़ते हैं। यह महपति शाह के साथ युद्ध करता है, कुमाऊं का युद्ध, ये चीज़ हम महपति शाह में भी जरूर पढ़ेंगे। तो तिरमल चंद के 2 पॉइंट आपको मेनली याद रखने हैं। और तिरमल चंद के वो 2 पॉइंट क्या है, वो जब मैंने आपको शक वंश पढ़ाया होगा, तो शकों की जानकारी उत्तराखंड में किससे पता चल रही थी? सूर्य मंदिरों से। तो एक सूर्य मंदिर मैंने आपको पढ़ाया था, मैं खासकर उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने मुझसे क्लासेस लिए।
तो जब मैंने आपको सूर्य मंदिर पढ़ाया था शक में, तो एक सूर्य मंदिर में, सारे सूर्य मंदिर उत्तराखंड में जितने सूर्य मंदिर मैंने लिखा रखे हैं आपको, तो उन सूर्य मंदिरों में एक सूर्य मंदिर आपने पढ़ा होगा, और उस सूर्य मंदिर का नाम क्या है? पभे का सूर्य मंदिर, पभे। तो पभे एक जगह का नाम होगा, तो अभी क्वेश्चन आएगा पभे का ताम्रपत्र किसका है? तो पभे का ताम्रपत्र त्रिमल चंद का है। इसके अलावा त्रिमल चंद में एक और पॉइंट आपको याद करना है, और त्रिमल चंद में कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसने भारत के उत्तराखंड के इतिहास में पहला ऐसा राजा है, एकमात्र ऐसा राजा रसोई दरोगा नियुक्त किए। इसने क्या किए थे? रसोई दरोगा नियुक्त किए। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, पर्सनली पेपर में आएगा। रसोई दरोगा कौन नियुक्त करता है? मतलब इसके पिताजी की, इससे पहले जो राजा था ना, वो हमने देखा है वो जहर दे के मारा गया है। अब पहले की फिल्में या राजा महाराजाओं की फिल्में या पुरानी फिल्में स्टोरी तुमने देखी होगी कि जो दास दासियाँ होती थी या खाने बनाने वाले होते थे राजा के, उन्हीं को खरीद लिया जाता था, खाने में कांच पीस कर या जहर डाल के ऐसा मरवा दिया जाता था उन्हें। तो ऐसे इससे पहले वाला मारा जा चुका है विजय चंद, तो इसको लगता था कि कहीं मैं भी ऐसे ना मारा जाऊंगा, तो इसलिए इसने क्या किया? रसोई दरोगा नियुक्ति किया कि जो मैं खाना बनेगा पहले वो दरोगा उसको चखेगा और फिर मैं खाना खाऊंगा, और वो दरोगा की ड्यूटी भी वहीं पर रहेगी कि जहाँ पे किचन होगा कि खाना में क्या क्या बन रहा है, राजा के लिए कौन बना रहा है, कुछ मिलावट तो नहीं हो रही, कोई जहर तो नहीं मिला रहे, और राजा खुद खाने से पहले भी इसको खिलाता था। तो रसोई दरोगाओं की नियुक्ति कौन करता है? त्रिमल चंद। और इसका उल्लेख या इसका वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। आप इसे उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ते हो, और एक नाम आता है, उनका नाम है शेरमन ओखले। इसका उल्लेख, किसका उल्लेख? यह रसोई दरोगाओं का उल्लेख कि यार एक राजा ने ऐसे ऐसे किया था। शेरमन ओखले ने अपनी पुस्तक, शेरमन ओखले की पुस्तक का नाम क्या है जी? अपनी पुस्तक। शेरमन ओखले ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम सबको पता ही होगा। इनकी पुस्तक का नाम, आज गड़बड़ कर रहा हूँ मैं लिखने में, अपनी पुस्तक होली हिमालय में करा है, होली हिमालय में करा है। ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन ये भी हो गया ना कि होली हिमालय बुक रिटर्न बाय, होली हिमालय बुक किसने लिखी है? तो होली हिमालय बुक लिखी है शेरमन ओखले ने, और शेरमन ओखले ने त्रिमल चंद के रसोई दरोगाओं की वर्णन की बात की है। मतलब उसका वर्णन क्या कि भाई ऐसा राजा भी था कुमाऊं में जिसने रसोई दरोगा नियुक्त कर दिए थे। डरता था वो मृत्यु से देख के, इसलिए उन्होंने कर दिया था कि कोई उसको मार ना पाए, इसलिए उन्होंने ऐसा काम कर दिया था। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण राजा चंद वंश में रुद्रचंद के बाद एक और इम्पॉर्टेंट राजा आता है, जिस राजा का नाम है बाज बहादुर चंद। एक राजा है जिसका नाम है बाज बहादुर चंद। इसका रियल नाम बाजा चंद था, बाजा जैसे बैंड बाजा होता है, जिसको बहादुर की उपाधि मिली थी। किससे इसको बहादुर की उपाधि मिली थी वो भी हम देखते हैं। तो बाज बहादुर चंद को शुरू से पढ़ते हैं। पहला पॉइंट बाज बहादुर चंद का, बाज बहादुर चंद स्वयं को नारायण कहता था, या नारायण की स्वयं की तुलना नारायण से करता था, या स्वयं को नारायण कहता था। तो स्वयं को नारायण कह के कौन संबोधित करता था? बाज बहादुर चंद। इसके अलावा हमने देखा कि इसका रियल नाम बाजा चंद था, इसका रियल नाम बाजा चंद था। तो बाजा चंद को एक उपाधि मिली, और उस कौन सी उपाधि मिली बाजा चंद को? बहादुर की। तभी तो इसको बाज बहादुर चंद बोलते हैं। और ये बहादुर की उपाधि इसको कौन देता है? शाहजहां देता है। मुगल वंश में एक राजा था ना शाहजहां, तो शाहजहां के द्वारा इसको क्या दी जाती है? बहादुर की उपाधि दी जाती है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद वंश के किस राजा को बहादुर की उपाधि मिली थी? बाज बहादुर चंद को। और बाज बहादुर चंद को शाह की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। यह क्वेश्चन कैसे भी करके, कुछ भी करके पूछा जा सकता है। यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा इसके शासनकाल में कुछ फैक्ट आते हैं, वो मंदिरों से संबंधित आते हैं। एक पॉइंट, आपने सूर्य मंदिर पढ़े होंगे, और सूर्य मंदिरों में उत्तराखंड का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर
आपको पढ़ाया पुरानी क्लासेस में, मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैंने आपको सारे सूर्य मंदिर पढ़ा रखे। तो कटारमल का सूर्य मंदिर तो हमने पहले पढ़ा है का जीर्णोद्धार। कटारमल के सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कौन कराता है? तो बाज बहादुर चंद करवाता है। इसके अलावा मंदिरों में ये क्या काम करता है? मंदिरों के सापेक्ष में एक और काम ये करता है, और ये थल में, थल पिथौरागढ़ है, थल की बजारा गाना आपने सुना होगा। थल एक जगह पिथौरागढ़ में, तो थल में एक मंदिर बनाता है। थल में, अब मंदिर का नाम क्या है? एक हथिया देवाल। अगर क्वेश्चन आएगा एक हथिया देवाल मंदिर कहाँ है, तो एक हथिया देवाल मंदिर है थल में, पिथौरागढ़ में। और इस मंदिर का निर्माण भी कौन कराता है? बाज बहादुर चंद कराता है, एक हथिया देवाल। और एक हथिया देवाल मंदिर की जो तुलना की जाती है वो किससे की जाती है? एलोरा से की जाती है। अब कोई बोलेगा एलोरा के मंदिर या एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो मैं बता दूं ये है मुंबई में या महाराष्ट्र में। दूसरा पॉइंट क्या था कि बाज बहादुर चंद ने पिथौरागढ़ के थल की बाजार में, गाना भी है, लाल चुन्नी काली कुर्ती थल की बाजार, तो वही जो भी पता नहीं क्या है, तो थल में एक हथिया देवाल मंदिर बनाया है जिसकी तुलना महाराष्ट्र के एलोरा से की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा, एग्जाम में आएगा। इसके अलावा और क्या मंदिरों का काम कराया? उत्तराखंड का सबसे फेमस मंदिर गोलू देवता का मंदिर, गोलू देवता का मंदिर, जिसको बोलते हैं उत्तराखंड का न्याय का देवता। उत्तराखंड का न्याय का देवता किसे कहते हैं? सब लोगों को पता है, उत्तराखंड का न्याय का देवता गोलू देवता को कहते हैं। और इसके साथ साथ कभी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा दूंगा मैं आपको, कुटगाड़ी देवी। तो गोलू देवता मंदिर, गोलू देवता का मंदिर 3 जगह है, तो मैं कौन सी वाली जगह की बात कर रहा हूँ? घोड़ा खाल वाले की जगह की बात कर रहा हूँ। तो इसका मंदिर का निर्माण भी बाज बहादुर चंद ने करा था। गोलू देवता का मंदिर, जिसे उत्तराखंड का न्याय का देवता कहते हैं, घोड़ा खाल में है, और इसका निर्माण भी किसने कराया है? बाज बहादुर चंद ने। मैं आपको ये बता देता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में कि जो ये गोलू देवता का मंदिर है ना दोस्तों, गोलू देवता का मंदिर 3 जगह है। नैनीताल में भी है, अल्मोड़ा में भी है, और चंपावत में भी है। तो इसने कौन सा वाला बनाया था? नैनीताल वाला। नैनीताल वाले को क्या बोलते हैं? घोड़ा खाल वाला। एग्जैक्ट जगह का नाम है घोड़ा खाल। इसके अलावा आपको लिखना होगा न्याय का देवता तो कौन है? न्याय का देवता तो गोलू देवता है, मगर क्वेश्चन आएगा कुमाऊं में न्याय की देवी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं में न्याय की देवी बोला जाता है कुटगाड़ी देवी को। कुटगाड़ी देवी को कहा जाता है न्याय की देवी। अगर पूछा जाएगा तो न्याय की देवी बोला जाता है कुटगाड़ी देवी को। न्याय की देवी कहा जाता है कुटगाड़ी देवी को। अब क्वेश्चन आएगा कुटगाड़ी देवी का मंदिर कहाँ है? तो कुटगाड़ी देवी का मंदिर है आपका दोस्तों पिथौरागढ़ में। ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि न्याय का देवता लिख ही रहे थे, तो मैंने सोचा न्याय की देवी भी बता देते आपको, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इन्होंने एक और मंदिर बनाया था, और सबको पता है भीमताल। भीमताल कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भीमताल। बाकी इसके ताल का आकार कैसा है ये भी आपको पता है, बाकी जब आकार पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सी के जैसे या त्रिभुज के जैसे ऐसा आकार है किसका? भीमताल का, जो सबसे बड़ा ताल है। तो क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम? इसने भीमताल के सामने एक मंदिर बनाया है जिस मंदिर का नाम है भीमेश्वर महादेव का मंदिर। तो भीमेश्वर महादेव का मंदिर भी किसने बनाया है? बाज बहादुर चंद ने बनाया है। रिपीट कराऊं तो इन्होंने कटारमल के सूर्य मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन कराया था, ये समझ में आया होगा। उसके बाद इन्होंने थल में एक हथिया देवाल बनाया जिसकी तुलना एलोरा से की जाती है। इसके बाद गोलू देवता का मंदिर बनाया, न्याय का देवता कहते हैं जिसे। और इसके बाद भीमेश्वर महादेव का मंदिर बनाया, और भीमेश्वर महादेव का मंदिर बनाया तो कहाँ बनाया? भीमताल में बनाया है, और भीमताल उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए। एक इम्पॉर्टेंट करके फैक्ट है जो कि उत्तराखंड के रिसेंट पेपरों में लगातार दोनों पेपरों में आ चुका है, वो है सुलेमान सिको। सुलेमान सिको, सुलेमान सिको कौन है? मुगलों का राजकुमार।
मुगल वंश के बारे में तो पता है ना सबको, मुगलों का राजकुमार है सुलेमान सिको। सुलेमान सिको कौन है दोस्तों? तो मुगलों का राजकुमार है सुलेमान सिको, दारा सिको का पुत्र था। और दिल्ली के मुगल वंश में क्या हो रहा था कि औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को मार दिया था राजा बनने के लिए। जब उसने अपने भाइयों को मार दिया था तो अब उसको दिक्कत ये थी कि कहीं मेरे भाइयों के लड़के मुझे ना मार दें। तो वो चाह रहा था कि मैं अपने भाइयों के लड़कों को भी ख़त्म कर दूं, पूरा वंश ही ख़त्म कर दूं और फिर चैन से राजा बन के रहूं। तो वहीं से उसका एक दुश्मन था या जिससे उसके डर था, उसका नाम है सुलेमान सिको। तो वो सुलेमान सिको को भी मारना चाहता था, परंतु सुलेमान सिको भाग के आ गया पहाड़ी राजाओं के पास उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन ना दो बार लगातार एग्जाम में आ चुका है, हो सकता है अब ना आए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुलेमान सिको भाग के आता है तो सर्वप्रथम वो चंद वंश के राजा के पास जाता है। और ये किसके पास जाता है? बाज बहादुर चंद के पास जाता है। सुलेमान सिको पहले बाज बहादुर चंद के दरबार में जाता है, मगर बाज बहादुर चंद खुद औरंगजेब को देख के डरता है कि कहीं औरंगजेब मुझे ना मार दे कि तूने इसको शरण क्यों दी। तो और बाज बहादुर चंद इसको शरण न दे के अब बाज बहादुर चंद इसको भेज देता है। अब भेज देता है तो कहाँ भेजता है? भेजता है गढ़वाल में। अब गढ़वाल में दैट टाइम राजा कौन है? गढ़वाल का राजा है पृथ्वीपति शाह। तो गढ़वाल का राजा पृथ्वीपति शाह इस सुलेमान सिको को क्या दे देता है? इस सुलेमान सिको को शरण देता है। और ये सारी की सारी बातें हो रही है 1658 में। तो क्या समझे आप? मुगलों का शहजादा, ये मुगलों का राजकुमार किसके शासनकाल में सर्वप्रथम भाग के आता है? तो भाग के गढ़वाल या कुमाऊं या उत्तराखंड के किस राजा के दरबार में सबसे पहली बार जाता है? बाज बहादुर चंद के दरबार में जाता है। परंतु बाज बहादुर चंद डरता है कि मैंने अगर इसको शरण दे दी तो औरंगजेब तो मुझे ही मार देगा, तो इसीलिए मैं औरंगजेब के दुश्मन को शरण नहीं दूंगा। तो बाज बहादुर चंद उसको सजेशन दे देता है कि भाई तो ऐसा कर, तू गढ़वाल चले जा, गढ़वाल वाला राजा तुझे शरण दे देगा। और ये जो सुलेमान सिको रहता है भाग के गढ़वाल आ जाता है। और जैसे ये भाग के गढ़वाल आता है तो गढ़वाल में एक राजा रहता है, और गढ़वाल में राजा का नाम क्या है? पृथ्वीपति शाह। और पृथ्वीपति शाह इसको शरण देता है कि हाँ यार ठीक बोला इसने, पृथ्वीपति शाह इसको क्या दे देता है? शरण दे देता है। इसके अलावा बाज बहादुर चंद में क्या अगला पॉइंट है? एकमात्र ऐसा कुमाऊं का राजा, एकमात्र कुमाऊं का राजा जिसका चित्र अमेरिका में संग्रहालय में रखा हुआ है, यूएसए संग्रहालय में रखा हुआ है, यूएसए न्यूयॉर्क के संग्रहालय में रखा हुआ है। अभी तक किसी भी का चित्र हमें देखने के लिए नहीं मिला है, मगर चंद वंश का एकमात्र ऐसा राजा वो है बाज बहादुर चंद। और इसका जो उन्होंने चित्र है वो न्यूयॉर्क संग्रहालय में संभाल के रखा गया है। ये भी आप पॉइंट करके ध्यान रख सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इन बातों को आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है? इसने भोटिया जाति पे तो नहीं बोलेंगे, या भोटिया जनजाति के व्यापारियों पे। अगर आप भोटिया जनजाति के हो और आप व्यापार कर रहे हो तो भोटिया व्यापारियों पर एक कर लगाया था, और उस कर का नाम क्या था? सिरती कर। तो ये क्वेश्चन आएगा, सिरती कर किस पे लगता था? तो भोटिया व्यापारियों पर लगता था। और सिरती कर किसने लगाया था? बाज बहादुर चंद ने लगाया था। और अगर आपको मेरी कल वाली क्लास याद है दोस्तों, उत्तराखंड की लास्ट क्लास, तो मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था कि करों के लिए स्पेशल एक क्लास लेंगे हम आने वाले समय में जब चंद्रवंश खत्म हो जाएगा। ये कर बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में, ध्यान रखिएगा बहुत। अभी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें भी पुंगाड़ी कर पूछा गया था, तो प्लीज़ इनको ध्यान में रखिएगा क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? हमारे उत्तराखंड में एक फेमस यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। हमारे उत्तराखंड में तो कहाँ होती है? मतलब तिब्बत तक होती है। अभी तिब्बत चाइना के पास है, मगर उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से वहाँ जाते हैं। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इन्होंने गूंठ भूमि दान दी थी, गूंठ भूमि दान दी थी। अरे मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, गूंठ भूमि दान दी थी। बहुत बार आपके पास भूमि के प्रकार आते हैं, जैसे इससे पहले आपने एक भूमि का प्रकार पढ़ा होगा रौत भूमि। तो रौत भूमि किसे कहते थे? जो
वीरों को दी जाती थी। तो गूंठ भूमि किसे कहते हैं? गूंठ भूमि कहते हैं, गूंठ भूमि कहते हैं मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि। तो गूंठ भूमि बोलते हैं मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि, दान दी जाने वाली भूमि। गूंठ भूमि कहते हैं मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि। तो इसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गूंठ भूमि दान दी थी। और अगर आपको और डिटेल लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो 1673 ईस्वी में। कब इसकी डेट आती है? 1673, 1673 ईस्वी में इन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गूंठ भूमि दान दी थी। ये पॉइंट आप याद कर सकते हो और आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहते हैं कि जो ये है कौन, क्या नाम है, बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद धीरे धीरे जैसे बूढ़ा होता रहा तो बाज बहादुर चंद पागल हो गया था, मीन्स अत्याचारी हो गया था, जनता पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लग गया था। तो इसको अत्याचारी और बूढ़ा शासक कह के पुकारा है एटकिंसन ने। तो ध्यान रखिएगा, किस चंद्रवंशीय राजा को अत्याचारी और बूढ़ा कहा गया है? अत्याचारी व बूढ़ा शासक किसे कहा गया है? बूढ़ा शासक और अत्याचारी शासक किसे कहा गया है? तो बाज बहादुर चंद को कहा गया है। बाज बहादुर चंद को कहा गया है, क्योंकि हम पढ़ी बाज बहादुर चंद रहे हैं। द लास्ट पॉइंट बाज बहादुर चंद के लिए, इसके लिए एक कहावत फेमस है। इससे पहले भी आपको मैं एक कहावत पढ़ा चुका हूँ कि बिना पंथ चलो ना, दिलीप चंद के लिए कहा जाता था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो, मेरी क्लास आपने पढ़ी होगी तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। इसके लिए बोला जाता है बरस भयो 80। क्या बोला जाता है? बरस भयो 80, बरस भयो 80 और बुद्धि गयो 90, बुद्धि गयो 90। ऐसा स्टेटमेंट किस चंद्रवंशीय राजा के लिए मिलता है? तो ऐसा स्टेटमेंट मिलता है आपका बाज बहादुर चंद के लिए। क्यों बोलते हैं कि बरस भयो 80? बोले तो कि 80 साल की जैसे इसकी उम्र हुई ये राजा पागल हो गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये जनता पे ज़्यादा टैक्स लगाने लग गया, ये जनता को ज़्यादा पागल बनाने लग गया, ऐसा करने लग गया। तो ये था बाज बहादुर चंद की डिटेल। इससे ज़्यादा बाज बहादुर चंद के लिए कुछ ज़्यादा फैक्ट या ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट, सारे किताबों के फैक्ट मैंने आपको लिखा दिए। इसके शासनकाल में एक पद बना था। जैसे इससे पहले तुम नए नए पोस्ट देख रहे हो, आपने नेकी देखा होगा, सिकदार देखा होगा, फौजदार देखा था, नए नए पद बन रहे थे, राजा महाराजा नए नए पद बनाते थे। औली ब्राह्मण आपने पढ़ा होगा। सॉरी। तो इसके शासनकाल में भी एक नया पद बना था, बहुत सारे बने थे। फुलेरिया वो फल लाता था, पनेरू वो पानी लाता था। तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना, पनेरू तो लगा ही दो कि पानी लाता था। हाँ, मगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ये पद किसने बनाए थे? पनेरू, फलेरिया और हरबोला। पनेरू पानी वाला काम, फलेरिया राजा के लिए फल वल लाने का काम, मगर हरबोला तो पनेरू और फलेरिया तो याद हो जाएगा, बाज बहादुर चंद ने बनाए थे। और क्या काम था उनका? हरबोला का क्या काम था? सुबह सुबह हर हर करके राज दरबार को उठाना, देखो मैंने बोला था ना ये राजा महाराजा कुछ भी काम करते थे यार। इससे पहले आपने औली ब्राह्मण देखा, वो बारिश पड़ने पे थाली बजाते थे, जैसे कि वो लोगों को पता ही नहीं चल रहा होगा कि औला गिर रहे। और ये क्या काम कर रहा है? ये अलार्म है कुल मिला के, कि सुबह सुबह जैसे 6 बजेंगे या 5 बजेंगे या 4 बजेंगे, जो भी टाइम फिक्स रहता होगा, सुबह सुबह उठ के राजा के महल के किनारे किनारे हर 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 उठ जाओ, हर हर उठ जाओ करके चिल्लाना है। तो बताओ, हरबोला। तो राजमहल को सुबह सुबह उठाने वाले पद को क्या कहते थे? हरबोला कहते थे। ऐसा क्वेश्चन आएगा, या हरबोला नामक पद किसने बनाया था? तो हरबोला नामक पद बनाया था आपका बाज बहादुर चंद ने। तो होपफुली आज की क्लास समझ में आई होगी आपकी, हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया। एंड अगेन मैं रोज़ क्लास में एक ही बात बोलता हूँ, किसी भी चीज़ को आपको दिक्कत होती है, किसी भी चीज़ में मैं थोड़ा बहुत गलत लिखा देता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, इससे लगता है कि कैसा है क्या है। और अगर आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार चलो बच्चों को पसंद आ रहा है। चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में कल आपको।